हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ लिटरेरी आर्ट। आज के इस सेशन में हम स्टडी करने जा रहे हैं फाइनल सॉल्यूशंस, द प्ले बाय महेश दत्तानी। फ्रेंड्स, इस प्ले के थ्रू उन्होंने हमें एक मैसेज दिया है। महेश दत्तानी वांटेड टू कन्वे वन मैसेज थ्रू दिस प्ले एंड दैट मैसेज इज about the secularism. Secularism is the concept or the principle which has been adopted by the Constitution of India. And according to this principle, uh, any person belonging to any caste, creed, or religion is equal in the eye of law. That means all the religions and the castes and creeds are equal in the eye of law or in the eyes of constitution. So friends, we should not make any type of differences, or we should not raise any type of conflicts on the basis of caste, creed and religion. फ्रेंड्स, ये मैसेज उन्होंने हमें एक कैरेक्टर के थ्रू दिया है और वो कैरेक्टर है बॉबी का, जो इस प्ले में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ही हैज टोल्ड अस दैट all the people in India should live with integrity and we should not make any differences on the basis of religions or castes. Friends, apart from that, he has conveyed one important message that God has created us equally, and we the people in the society are making differences among ourselves on the basis of religions and castes and creeds. We should have to stop that at some or the other point of time, and we have to live with integrity and with peace. So friends, this is the message which Mahesh Dattani wanted to convey through this play. Please पूरा वीडियो आप देख लीजिएगा। अगर किसी भी बात पे आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है या फिर कोई प्रश्न है आपके मन में, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट अस सी द फुल वीडियो ऑफ दिस प्ले फाइनल सॉल्यूशंस बाय महेश दत्तानी। हाँ तो दोस्तों, देखते हैं। पहले हम प्ले राइट का संक्षिप्त में परिचय देखेंगे। I shall introduce you to the playwright in short, and later on we shall turn towards the play. Friends, महेश दत्तानी का फाइनल सॉल्यूशंस नाम का जो प्ले है वो हम आज स्टडी करने जा रहे हैं। तो इसके बारे में पहले कुछ बातें मैं बता देती हूँ कि ये जो प्ले है, that is actually it was actually going to be staged in 1992। 1992 में ये प्ले लिख के तैयार हो चुका था और दत्तानी जी ने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से परमिशन मांगी थी कि मुझे ये प्ले स्टेज करना है। एट दैट टाइम एवरीवन डिनाइड बिकॉज on 6 December 1992 there were communal riots broke out in Bombay and all over India due to the demolition of Babri Masjid। एंड फ्रेंड्स, उसकी वजह से ये प्ले उस टाइम स्टेज नहीं हुआ था। उसके बाद भी जनवरी 1993 तक ये रॉयट्स जो थे वो कंटिन्यूली हो रहे थे और उसकी वजह से पूरा ही इंडिया में तनावपूर्ण वातावरण था। उसकी वजह से इनका प्ले जो था वो स्टेज नहीं किया गया था। तो ये बात मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे पहले ही। तो महेश दत्तानी जो है, ही वॉज एन इंडियन डायरेक्टर, एक्टर, प्ले राइटर, जो भी आप कहे। देर इज़ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ हिम इन इंडियन सिनेमा। सो मैनी फिल्म्स हैव बीन मेड ऑन हिज प्लेज। सो फ्रेंड्स, कुछ जो प्लेस उन्होंने लिखे थे उनमें से कुछ प्लेस का नाम यहाँ पे मैं लेती हूँ। तो देखिए, ब्रेवली फॉर द क्वीन, डांस लाइक अ मैन, फाइनल सॉल्यूशंस, ऑन अ मगी नाइट इन मुंबई, तारा,
30 Days in September 2007, द बिग फैट सिटी, ऐसे कुछ प्लेस है जो इन्होंने लिखे थे। और 1998 में उनके फाइनल सॉल्यूशंस एंड अदर प्लेस के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया था। तो ये बात हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि फाइनल सॉल्यूशंस जिसको स्टेज करने के लिए गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी थी, लेकिन उसको दिखाने के बाद या फिर उसको देखने के बाद गवर्नमेंट को ये लगा कि शायद ये इस प्ले के थ्रू हम बहुत ही अच्छा मैसेज समाज तक पहुंचा सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और इसीलिए शायद उनका जो ये प्ले है फाइनल सॉल्यूशंस नाम का, तो उसको उन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया है। तो फ्रेंड्स, ये जो प्ले है उनके बहुत सारे जो प्लेज हैं जो उन्होंने लिखे थे वो कहीं ना कहीं पे इसी थीम्स पे आधारित हैं, जैसे कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो या फिर कम्युनल डिसहार्मनी हो, कम्युनल राइट्स हो, इसी थीम्स पे उनके सारे प्लेस आधारित है। ऑल द प्लेस ऑफ महेश दत्तानी आर एक्चुअली बेस्ड ऑन द themes of communal rights, communal disharmony, the rights or conflicts between the Hindu and Muslim, or maybe on the जेंडर आइडेंटिटी इश्यूज़ हो या फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो, ये सारी बातें उन्होंने अपने प्लेस के थ्रू हमें यहाँ पे बताई हुई है। तो फ्रेंड्स, स्लोली एंड ग्रेजुअली आई शैल टेल यू द स्टोरी बिहाइंड द प्ले फाइनल सॉल्यूशंस। एक्चुअली इन्होंने ये प्ले जो लिखा है फाइनल सॉल्यूशंस वो कंप्लीट हो चुका था 1992 में, और उन्होंने गवर्नमेंट से परमिशन मांगी थी उसको स्टेज करने के लिए। लेकिन ये जो प्ले है वो स्टार्ट होता है 1948 में। प्ले का जो पहला सीन है, दिस प्ले हैज़ बीन रिटन इन 3 एक्ट्स, 3 एक्ट्स में ये प्ले लिखा गया है। और पहला एक्ट जो है उसका शुरू होता है 1948 में। तो हमें यहाँ पे समझ लेना है कि इन्होंने जो ये प्ले लिखा था ये पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड का था। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, दैट मीन्स हमारे स्वतंत्र मिलने के बाद 1947 के बाद जो भी कम्युनल राइट्स हुए थे हिंदू और मुस्लिम के बीच में, तो वो सब का जो एक्सप्लोजन है कहीं ना कहीं पे वो समाज में हमें दिखाई देता है इन राइट्स के स्वरूप में। तो ये कहीं ना कहीं बंद हो जाना चाहिए। एक्चुअली दिस राइट्स, दिस डिसहार्मनी ऑफ कम्युनिटीज़, कास्ट एंड क्रीड पे जो डिफरेंसेस है उसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट्स रेज हो रहे हैं उसका पूरा असर हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे कैसे होता है, और ये कहीं ना कहीं पे बंद हो जाना चाहिए। एक बहुत ही अच्छा मैसेज उन्होंने हमें इस प्ले के थ्रू दिया है। तो इसलिए हमें ये फाइनल सॉल्यूशंस नाम का प्ले जो है ये स्टडी करना चाहिए। देखिए, कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए कम्युनल राइट्स रेज करते हैं, और इन राइट्स में बहुत ही इनोसेंट लोग, आज मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पहले ही मरते थे, लेकिन आज भी ये कम्युनिटी डिफरेंसेस जो है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट या फिर जेंडर्स हो या फिर रिलीजन हो, इस पे चल रहे हैं, और उसकी वजह से हमें आज भी सफ़र करना पड़ रहा है। ये सफरिंग्स जो है वो मेंटल ही नहीं फिज़िकल भी है, फिज़िकल ही नहीं मेंटल भी है। तो ये बात हमें कहीं ना कहीं पे छोड़ देनी चाहिए कि ईश्वर ने हमें एक समान बनाया है, और हमें we should not differentiate among ourselves on the basis of race, caste, creed and religions। ये मैसेज उन्होंने यहाँ पे हमें दिया है। तो फ्रेंड्स, मैं ये बात बताती हूँ कि 1992 में डिमोलिशन हुआ था बाबरी मस्जिद का, और उसकी वजह से वहाँ पे बॉम्बे में कम्युनिटी राइट्स या फिर रिलीजियस राइट्स ब्रोकआउट हो चुके थे। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ने उन्हें परमिशन नहीं दी, और फिर ये जो कम्युनल राइट्स हुए थे उन पर कई सारी फिल्म्स बनाई गई थी। देखिए, ये जो फिल्म्स हैं
बॉम्बे नाम की एक फिल्म इन कम्युनल राइट्स पे बनाई गई है। मैं यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिखा रही हूँ जो कि कम्युनल राइट्स 1992 में जो रेज हुए थे ड्यू टू द डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद। तो उस टाइम के ये पिक्चर्स हैं। देखिए, ड्यूरिंग 1992 बॉम्बे राइट्स, फोटो फ्रॉम इंडिया टुडे। एक दूसरा भी एक पिक्चर है यहाँ पे, जहाँ पे कि लोग एक दूसरे को मारने के लिए हाथ में पत्थर उठा के खड़े हुए हैं। और ये पिक्चर लिया है, देखिए क्या बताया है, इंडियन राइट्स अक्यूज्ड अरेस्टेड आफ्टर बीइंग ऑन द रन फॉर 3 decades, HD फाइल फोटो। तो यहाँ पे भी हमें यहाँ और एक फ़ोटो मैंने दिखाई है, किस प्रकार का वातावरण था उस टाइम जबकि ये कम्युनल राइट्स ब्रोक आउट हो चुके थे। देखिए, इवन आफ्टर 1 year नो एक्शन ऑन श्री कृष्ण कमीशन। श्री कृष्ण नाम का एक कमीशन बिठाया गया था और जिसने एक कंक्लूजन हमें दिया है। उन्होंने ये कहा था कि एक कम्युनल राइट्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन की वजह से नहीं हुए हैं, बल्कि कुछ अदर रीजंस भी उन्होंने it had put forth certain other reasons also, and these reasons can be said as class conflict, economic competition, decline of employment, population density, changing political discourse। और immediate cause जो उन्होंने बताए थे उसमें demolition of बाबरी मस्जिद, the aggravation of Muslim sentiments by the Hindus with their celebration rallies, the insensitive and harsh approach of the police while handling the protesting mob, which initially were not violent। So ये कुछ reasons उन्होंने यहाँ पे दिए हैं। जो कमीशन यहाँ पे बिठाया गया था उसने ये रीजंस यहाँ पे हमें दिए हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो राइट्स ब्रोक आउट हुए थे ड्यू टू द डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद, और ये तो एक कारण था, रिसेंट कॉज था, लेकिन उसके पहले भी कम्युनल राइट्स ब्रोक आउट हो चुके थे और उस पर कुछ फिल्म्स भी बनी हैं। जैसे कि बॉम्बे नाम की एक फिल्म बनी थी हिंदी में, उसमें एक हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से मैरिज करता है और ये जो राइट्स ब्रोक आउट हुए थे उसमें उनके बच्चे बिछड़ जाते हैं उनसे, और इस तरह की फिल्म एक बनी थी। इसके बाद स्लम डॉग मिलेनियर नाम की एक फिल्म बनी थी जिसमें कि जो प्रोटैगनिस्ट है, जो हीरो है, वो कहता है, जमाल मलिक नाम का जो कैरेक्टर है, वो कहता है मदर इज़ अमंग दोज किल्ड इन द राइट्स, हिज मदर वॉज किल्ड इन द राइट्स एंड ही लेटर रिमार्क्स, इफ इट वॉज नॉट फॉर राम एंड अल्लाह वी वुड स्टिल हैव अ मदर। तो वो कहता है कि अगर राम और अल्लाह के लिए नहीं होता तो शायद आज हमारे साथ हमारी माताजी जिंदा होती। इसका मतलब है कि इसमें बहुत से लोग सफ़र हो रहे हैं और जो मर रहे हैं उनकी वजह से ज़िंदा लोग भी कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे बीमार हो गए हैं। फिज़िकल तो हो ही रहे हैं, लेकिन फिज़िकल एंड मेंटल सफरिंग इज़ अ लॉट ड्यू टू दिस कम्युनल राइट्स और कम्युनल डिसहार्मनी। समवेयर इट मस्ट हैव टू कम टू एन एंड। और ये बात उन्होंने हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से बताई है। और भी कुछ टीवी सीरीज़ बनाई गई थी। नाउ लेट अस टर्न टुवर्ड्स द प्ले। सी महेश दत्तानीज फाइनल सॉल्यूशंस। देखिए, ये फिल्म भी बनाई गई थी। रूबरू थिएटर ग्रुप प्रेजेंट्स महेश दत्तानीज फाइनल सॉल्यूशंस नाम से ये फिल्म बनाई गई थी, जिसमें कम्युनल राइट्स का एक बहुत ही बड़ा इशू लेके ये फिल्म बनाई गई थी। तो पेंगुइन क्लासिक्स ने इनका ये प्ले जो है पुस्तक के स्वरूप में पब्लिश किया था। इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ। दक्षा नाम का ये एक फर्स्ट जनरेशन का कैरेक्टर है। सेकंड जनरेशन का कैरेक्टर है रमनीक और अरुणा और रमनीक दक्षा का बेटा और उसकी बहू है।
स्मिता रमनिक की डॉटर है, जरीन दक्षा की फ्रेंड है, तस्नीम स्मिता की फ्रेंड है, जावेद और बॉबी ये स्मिता के फ्रेंड है। 3 जनरेशन्स आर डिस्क्राइब्ड हियर। एक जो जनरेशन है वो दक्षा और हरी की है। सेकेंड जनरेशन जो है रमनिक और अरुणा, जो कि दक्षा और हरी के बेटा और उसकी बहू है। और थर्ड जनरेशन है स्मिता की, जो कि उसकी ग्रैंड चाइल्ड है दक्षा का। तो हमें यहाँ पे ये जो प्ले है वो 1948 में शुरू हुआ दिखाई देता है, जहाँ कि वो दक्षा जो है अपनी डायरी लिखती है। राइट आफ्टर हर मैरिज शी स्टार्ट्स टू राइट द डायरी, what are her experiences and what type of relations she has developed with her in-laws. So वो बताती है कि जब वो घर में आई थी तो ये फैमिली जो थी पूरी तरह से ट्रेडिशनल थी, और उन्हें ये जो सारी बातें थी कि जैसे कि दक्षा का गाना या फिर कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, ये उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और इसकी वजह से वो बहुत ही नाराज़ थी दक्षा आफ्टर मैरिज। वो उसे शमशाद बेगम और नूरजहाँ के गाने सुनना बहुत पसंद था। जब जब वो जरीन के घर पे जाती थी तब वो वहाँ पे नूरजहाँ और शमशाद बेगम के गाने सुनती थी। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें एक बात समझनी है कि सभी के फ्रेंड्स जो है ये गांधी फैमिली है, और गांधी फैमिली के फ्रेंड्स जो है वो पूरे मुस्लिम हैं। जरीन नाम की जो दक्षा की फ्रेंड है वो मुस्लिम है, और तस्नीम नाम की जो स्मिता की फ्रेंड है वो भी यहाँ पे हमें मुस्लिम दिखाई देती है। तो दत्तानी जी ने यहाँ पे हमें एक बात बताई है कि कहीं ना कहीं पे हमारे मन से ये जो डिफरेंसेस है रिलीजन के, ये हमें ख़त्म कर देने हैं। वो कहते हैं कि जब ये प्ले शुरू हुआ था तो उस टाइम कम्युनल रॉयट्स वेर ब्रोक आउट आउटसाइड, एंड जावेद एंड बॉबी नॉक्ड ऑन द डोर ऑफ रमनिक. Ramnik opened his door, and the first statement which had been made by Daksha at that time was that don't open the door, the dogs are left loose outside. Dogs are left loose outside. I am repeating the sentence again and again. Why? Because this sentence or statement is repeated in the whole play again and again. क्योंकि हम एक दूसरे को डॉग्स यहाँ पे रेफर करते हैं, हिंदू मुस्लिम को और मुस्लिम हिंदू को, और वो अपने घर वालों को बताते हैं कि दरवाज़ा मत खोलना, बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं या फिर कुत्ते खुले छुड़े हुए हैं, तो वो आकर हम पे अटैक कर सकते हैं, हमें मार सकते हैं, तो प्लीज़ डोंट ओपन द डोर. तो इस बात को यहाँ पे उन्होंने हमें यहाँ पे बताया है कि हम एक दूसरे को राइवल्स समझते हैं और एक दूसरे की जान लेने पे तुले हुए हैं, तो ये हमें कहीं ना कहीं पे छोड़ देना है. इसमें से नथिंग इज़ गोइंग टू बी गेन्ड आउट ऑफ दिस. दैट मीन्स कुछ भी हमें यहाँ पे मिलने वाला नहीं है. तो ये सब जो है डिफरेंसेस है या फिर राइट्स है करने से उसका आउटकम कुछ भी नहीं निकलने वाला है. बार बार हम यही बातें कर रहे हैं, बार बार यही हो रहा है समाज में, और ये इस दंगल की वजह से हमें मेंटल और फिजिकल सफरिंग्स का सामना करना पड़ रहा है. तो ये हमें कहीं ना कहीं पे छोड़ देनी है. अब जब ये रमनिक के डोर पे कोई नॉक करता है तो रमनिक देखता है कि 2 लड़के खड़े हैं और वो पूछ रहे हैं कि हमें रात के लिए यहाँ पे शेल्टर मिल सकता है क्या. तो वो कहता है कि ठीक है, अंदर आ जाओ, बाहर दंगल चल रहा है तो इसमें तुम इंजर्ड हो सकते हो बुरी तरह से, तो इससे बचने के लिए तुम्हें अंदर आना होगा. अरुणा आती है, देखती है कि 2 मुस्लिम लड़कों को इसने शेल्टर प्रोवाइड किया है, अंदर आने के लिए परमिशन दी है, तो वो बहुत गुस्से में है और रमनिक से कहती है कि वाई यू अलाउड दिस पीपल टू एंटर आवर हाउस एंड वाई यू हैव प्रोवाइडेड द शेल्टर टू दिस पीपल. एक्चुअली रमनिक के मन में एक पछतावा है, कहीं ना कहीं उसके बचपन में उसके पिता ने इस कम्युनल राइट्स का फ़ायदा लेके जो ज़रीन है
दक्षा की फ्रेंड, उसके फादर का दुकान जला दिया था और फिर बाद में वो जला हुआ दुकान बहुत ही सस्ते में खरीद लिया था, जिसकी वजह से बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक लॉस जरीन के फैमिली को हुआ था। और ये जो बात की थी वो रमनीक के फादर ने की थी, जानबूझ के की थी, और ये सब रमनीक को पता था, शायद दक्षा को पता नहीं था। तो इस बात का पछतावा करने के लिए या फिर ये जो गिल्ट था उसके मन में वो बहुत दिनों से था, और उसे लगता है कि आई मस्ट हैव टू रिपेंट फॉर दिस, हाउ आई कैन गेट द रिलीफ आउट ऑफ दिस सिन। तो ये बात उसके मन में चल रही थी। तो शायद इन दो लड़कों को आज मैं अपना शेल्टर प्रोवाइड करके उस बात पे रिपेंट कर सकता हूँ। ये बात सोच के उसने उन दोनों को शेल्टर प्रोवाइड किया था। तो जब ये दो लड़के अंदर आ जाते हैं तो अरुणा का उनके साथ जो ट्रीटमेंट था वो बहुत ही बुरा था। शी वॉज बिहेविंग विद देम एज इफ दे आर अनटचेबल्स। दैट मीन्स अनटचेबल पीपल्स, या फिर उनको छूना उसे अच्छा नहीं लगता था, या फिर उनको चाय देना, उनको सर्व करना, पानी देना, वो किसी भी बात के लिए वो रेडी नहीं थी। तो वो बहुत ही बुरी तरह से उनको ट्रीट कर रही थी। उसका नज़रिया उनको देखने का भी बहुत ही बुरा था। और जब ये बात कहीं ना कहीं पे जावेद और बॉबी के समझ में आती है तो जावेद कुछ बातें ऐसे बोल देता है कि जो रमनीक और अरुणा को अच्छी नहीं लगती है। फिर भी रमनीक वो टॉलरेट कर लेता है और स्मिता को बाहर बुलाता है, कहता है कि आ जाओ बाहर, दो लोग आए हैं यहाँ पे जिनको हमने आज रात के लिए शेल्टर प्रोवाइड किया है और मैं उनको तुमसे मिलाता हूँ। वो बाहर आती है, देखती है कि वो जावेद और बॉबी है, और शी सेज टू हर फादर दैट आई नो हिम, शी नोज देम, शी सेज दैट शी नोज देम, दीज आर द फ्रेंड्स ऑफ हर्स। उसके ये दोस्त ही है। उनमें से एक जो था जावेद नाम का लड़का, वो तस्नीम का भाई था। तस्नीम जो स्मिता की फ्रेंड है, हॉस्टल पे रहती है, और बॉबी जो था वो तस्नीम का फियांसे है। तो इन दोनों को शेल्टर प्रोवाइड करके आपने कोई गलती नहीं की है, ऐसा वो रमनीक को बताती है। और ऐसा बोलने के बाद रमनीक बोलता है कि अच्छा हुआ, तुम इन लोगों को अच्छी तरह से जानती हो तो मुझे कोई अब डर नहीं है। ऐसा सोच के वो बातें करने लगता है। लेकिन तभी दक्षा बोलती है, Daksha, the grandmother of Smita, she says that if you are knowing to these two boys, it means that you are going to the college in order to talk to the boys only. That means अभी भी हमारे मन में ये कहीं ना कहीं पे बात बैठ गई है कि अगर हमारे बच्चे कॉलेज में जाते हैं, लड़का हो या लड़की, तो हमें उनके अपोजिट जेंडर से उनको बात करनी नहीं चाहिए। आज हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, फिर भी हम ये बात सोच रहे हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है आज भी हमें कहीं ना कहीं पे दिखाई दे रहा है। और दक्षा का जो बात करने का तरीका है वो बेस्ट एग्जाम्पल है जो दत्तानी जी ने हमें यहाँ पे साइट किया हुआ है कि आज भी हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर बायस्ड है। तो ये बात दत्तानी जी कहते हैं कि कहीं ना कहीं पे बंद होनी चाहिए। इक्वलिटी ऑन द वर्क प्लेस, इक्वलिटी ऑन द प्लेस ऑफ एजुकेशन, ये कहीं ना कहीं पे आ जाना चाहिए। लेकिन आज भी वर्क प्लेस पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता हुआ हमें दिखाई देता है। उसमें ज़्यादातर औरतें सफ़र होती हुई आज भी हमें दिखाई देती है। इसके साथ ही जेंडर बायस्ड लोग हैं जो कि औरतों को काम नहीं करना चाहिए ऐसा भी कह देते हैं। तो ये बात भी हमें दत्तानी जी ने यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से समझाई है फ्रेंड्स। तो देखिए इसके बाद क्या होता है कि वो लोग
स्मिता, रमनीक और जावेद बॉबी बातें करते बैठते हैं और अर्ली मॉर्निंग का समय हो जाता है। उस टाइम अरुणा को पूजा का पानी चाहिए होता है और उनके घर के सामने जो एक वेल है तो उस वेल से उसको पूजा के लिए पानी चाहिए होता है। तो रमनीक बोलता है कि आज तुम पानी मत लाओ, जावेद और बॉबी जाके पानी लेके आएंगे। अरुणा वॉज वेरी कॉन्वेंशनल इन हर rituals and rites. She was very traditional, and she says that I shall not accept the water which will be carried out by these two Muslim boys. तो रमनीक यहाँ पे उसे समझाता है कि अगर ये दोनों लड़के पानी लाते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें पानी लाने दो, इतनी रात में तुम कहाँ पानी लेने जाओगी। तो ये बात सुनकर भी जावेद और बॉबी को बहुत ही गुस्सा आता है और उसी गुस्से में जाके वो पानी लेके आते हैं, लेकिन बॉबी को अब वो सहन नहीं कर पाता है। वो ही स्ट्रेटली गोज टू द पूजा घर ऑफ अरुणा एंड ही पिक्स अप द आइडल ऑफ श्री कृष्ण एंड पुट्स दैट आइडल ऑन हिज पाम, on his hand, and he says, see, your God accepts my touch. That means तुम्हारे ईश्वर को मेरा छूना मंजूर है, तो तुम्हें क्यों नहीं है? मैं क्या अछूत हूँ? क्या मैं अनटचेबल हूँ? तो अनटचेबल्स का भी यहाँ पे डिमोलिशन हो गया है, अनटचेबल ऐसा कुछ रहा ही नहीं है। लेकिन फिर भी वो कहता है कि तुम्हारे ईश्वर को भी मेरा छूना मंजूर है। देखो, अगर उसको इफ ही डज नॉट एक्सेप्ट माई टच ही माइट हैव जम्प्ड फ्रॉम माई हैंड, बट ही इज नॉट जंपिंग फ्रॉम माई हैंड, दैट मीन्स ही एक्सेप्ट्स मी एंड माई टच ऑल्सो। ही सेज टू अरुणा को वो कहता है कि तुम्हारे ईश्वर को भी मेरा छूना मंजूर है, अगर उसे मंजूर नहीं होता तो शायद वो मेरे हाथ से नीचे कूद जाता, लेकिन वो कूदा नहीं है। इसका मतलब ये है कि उसे मेरा छूना मंजूर है। तुम्हारे ईश्वर को पता है कि उसने ही तुम्हें और मुझे बनाया है। तो ये बहुत ही बड़ा मैसेज उसने यहाँ पे हमें दिया है कि कहीं ना कहीं पे गॉड हैज़ क्रिएटेड अस इक्वली। दुनिया के सारे लोगों को उसने इक्वली पैदा किया है। 2 आँख, 1 नाक, 2 हाथ, 2 पैर, 1 बॉडी, सबको समान रूप से पैदा किया है। कॉम्प्लेक्शन में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, लेकिन उसने हमें एक तरह से पैदा किया है। तो हम जो लोग हैं वो हमारे बीच में भेदभाव निर्माण कर रहे हैं, तो ये हमें कहीं ना कहीं छोड़ देना है। ऐसी बात वो बॉबी अरुणा को बताता है और अरुणा एकदम से उसे अचंभित होके देखी जा रही है। फिर वो बाद में उस आइडल को उठा के उसके पूजा घर में रख देता है और वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे ये प्ले ख़त्म हो जाता है दोस्तों। तो रमनीक दक्षा को बताता है कि उन लोगों को यहाँ पे शेल्टर प्रोवाइड करने का उसका कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसके बाप ने जो एक पाप किया था, एक सिन किया था, उसका रिलीफ उसे चाहिए था और इसीलिए जावेद और बॉबी को उसने आज यहाँ पे आसरा दिया था इस रात के लिए, दंगल की रात के लिए। ये भी दक्षा को बता देता है और सारे लोग जावेद और बॉबी को देखते रह जाते हैं जबकि वो घर से बाहर जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने हमें ये बात बताई है कि देयर इज़ नो बेनिफिट in the quarrels or in the controversies. We must have to live with integrity, with peace and with unity. तो ये बात उन्होंने हमें उनके सिर्फ इसी प्ले में नहीं बल्कि सारे और भी जो प्लेस हैं उनके थ्रू हमें बताई है। फ्रेंड्स, हमें ये कहीं ना कहीं समझना है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये ऐसा इश्यूज़ क्रिएट करती है जिसमें कि हम समाज के लोग जो है वो कहीं ना कहीं पे खींचे जा रहे हैं और उनको फॉलो कर रहे हैं और ये बहुत ही गलत तरीके से हो रहा है। तो ये जो है एक क्रैडल है जो कि ये पॉलिटिकल पीपल बना के घुमा रहे हैं और हम उसका
उसके बलि चढ़ रहे हैं। तो ये बात हमें यहाँ पे दत्तानी जी ने बताई है। तो ये इंडिया की ही नहीं बल्कि सारी वर्ल्ड की एक ट्रेजेडी है, जहाँ पर कहीं ना कहीं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कम्युनल राइट्स, कम्युनल टेंशन्स क्रिएट हो रहे हैं। तो ये समाप्त होना चाहिए, ये इसका कहीं ना कहीं पे अंत होना चाहिए और हमें हार्मनी के साथ रहना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा मैसेज उन्होंने यहाँ पे हमें दिया है फ्रेंड्स। ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी डाउट है अगर आपके मन में तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।